प्रमुख आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है और इस फैसले ने इस एनकाउंटर को फेक बताने वाले कई नेताओं और बुद्धिजीवियों की दुकानदारी को हमेशा के लिए चौपट कर दिया है, खत्म कर दिया है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया है और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का भी जिम्मेदार माना है। यह फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का अपमान किया था। इसलिए हम आज ये मांग करना चाहते हैं कि इन नेताओं को शहीद मोहन चंद शर्मा के परिवार से सार्वजनिक रूप से आज माफी मांगनी चाहिए। आज फैसला सुनाने से पहले अदालत में इस पर काफी लंबी बहस हुई। सरकारी वकील ने दोषी आरिज खान को फांसी देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने आरिज खान की उस समय की उम्र को देखते हुए नरमी बरतने की अपील की। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है, आज हमें जो डर है वो ये है कि अब हमारे देश के कुछ नेता, हमारे देश के ही कुछ बुद्धिजीवी, अर्बन नक्सल्स और मीडिया का एक वर्ग, एक लॉबी इस आतंकवादी की सजा माफ कराने के लिए फिर से सक्रिय हो जाएंगे। हमें डर है कि जिस तरह की मुहिम 1993 के मुंबई बम धमाके के आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी टालने के लिए चलाई गई थी, जैसे आधी रात पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खुलवा लिया गया था, उसी तरह की मुहिम शायद इस आतंकवादी के लिए भी अब चलाई जाए। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में यह माना है कि आतंकवादी आरिज खान बाटला हाउस एनकाउंटर से 5 दिन पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए बम धमाकों की साजिश में शामिल था और एनकाउंटर के बाद वो फरार हो गया था और उसकी गिरफ्तारी 3 साल पहले 2018 में जाकर हुई थी। मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा था और आज मुझे बहुत रिलीफ है कि चाहे देर से हुआ लेकिन मुझे न्याय मिला है। देखिए, उनका काम अपना पॉलिटिक्स, उनको अपने मतलब से था, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे थे जी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि उस ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ बेसिकली वो हॉट टॉपिक था जो इशू बनाया गया जी। और उस वक्त भी मेरा यही कहना था कि मुझे अपनी ज्यूरिडिक्शन पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा जी, जी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनको अपनी ड्यूटी, किसी को मरने का, आप जान सभी को प्यारी होती है, मरने का शौक किसी को नहीं है। आज पिटीशन पे पिटीशन लगा रहे हैं ना जी, एक्यूज किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि जान सभी को प्यारी होती है जी जी जी। मैम, इतने इनोसेंट लोगों को उन्होंने मारा और सब कुछ करा, तो उसके बाद वो, अगर हम ये कहते हैं कि वो क्रिमिनल नहीं है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एनकाउंटर मामले में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस ने जो बहादुर कार्रवाई की, आज उसका नतीजा आया और सजा मौत मिली है। देश भर में यही संदेश है कि आतंकवाद की यही सजा होगी। लेकिन मुझे सवाल पूछना है, सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठाए थे और आतंकवादियों का एक तरह से पक्ष लिया था। आज हम पूछना चाहते हैं और उन्होंने मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए, यही उसका प्रायश्चित है। आज हम आपको कांग्रेस पार्टी के उन बड़े बड़े नेताओं की भी याद दिलाना चाहते हैं जिन्होंने वर्ष 2008 में हुए इस एनकाउंटर के बाद बड़े आंसू बहाए थे और आतंकवादियों के साथ अपनी हमदर्दी दिखाई थी और कहा था ये तो एनकाउंटर जो हुआ है ये बिल्कुल फेक है। आप सोचिए, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार के लोगों पर, दिल्ली पुलिस के उन लोगों पर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस एनकाउंटर को किया, उन पर क्या बीतती होगी। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह लगातार इस एनकाउंटर को फेक बताते रहे। यही नहीं, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने 2012 में दिए अपने एक बयान में कहा था कि इस एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। ममता बनर्जी ने भी इस एनकाउंटर को तब फेक बताया था और कहा था कि अगर वो गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ देंगी। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि अदालत के इस फैसले के बाद इन सारे लोगों का राजनीति छोड़ने का समय आ चुका है। क्या ये राजनीति छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे? कभी नहीं देंगे, लेकिन माफी तो मांग सकते हैं। अगर जरा सा भी अपनी गलती का एहसास है तो इन सारे नेताओं को आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आज हमने उन नेताओं के बयान चुन चुन कर आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं, क्योंकि
आपकी याददाश्त भी कई बार बड़ी कमजोर होती है। आज आप देखिए कि उस जमाने में ये सारे नेता इस एनकाउंटर के बारे में क्या कहते थे। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे। लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। चारों तरफ हिंदुस्तान में चुनाव थे। उस वक्त बटला हाउस के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ काम लिया। पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। All the minorities are not criminal। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था, जिसमें कि जजेस उसके मेंबर होते हैं। लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको बात बुलाया नहीं। अब सोचिए, आज अदालत के इस फैसले के बाद ये सारे नेता कहां जाकर छुपेंगे और आज क्या सोच रहे होंगे। अदालत ने आतंकवादी आरिज खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फांसी की सजा तो दी ही है, 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। और हमें लगता है कि अदालत का यह फैसला उन नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है जिन्होंने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का अपमान किया था। अब जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो हमें डर इस बात का है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस के यही नेता इस आतंकवादी की सजा माफी का मुद्दा भी उठा सकते हैं। और आप हैरान मत होइएगा अगर आपको अगले कुछ दिनों में यह मुद्दा अखबारों में और टीवी चैनल्स पर देखने को मिले। हालांकि सवाल यह है कि क्या किसी आतंकवादी की सजा माफ कराने से हमारे देश के मुसलमान खुश होते हैं। आज बड़ा सवाल यह है, क्योंकि यह पुराने जमाने की राजनीति है और ये नेता यही सोचते आए हैं कि अगर वो किसी आतंकवादी का साथ देते हैं, आतंकवादी की सजा माफ कराते हैं, तो शायद इस देश का मुसलमान खुश होता होगा। आज हमारे देश के मुसलमान वोटरों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास ये जरूरी मुद्दे हैं या आपको आतंकवादियों की सजा माफी चाहिए? हमारे देश के मुस्लिम वोटर्स को क्या चाहिए? क्या हमारे देश का मुसलमान आतंकवादियों की सजा माफ करने से वाकई खुश होता है? ये एक बड़ी केस स्टडी हो सकती है। हमारे देश के नेताओं को ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो भारतीय देशभक्त मुसलमान हैं वो कभी भी किसी आतंकवादी की सजा माफी से खुश नहीं होंगे। हाँ, वो ये जरूर चाहेंगे कि उनके बच्चों का, उनके परिवार का भविष्य बेहतर हो, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, उन्हें शिक्षा की सुविधाएं मिलें और उनका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि ऐसे तमाम नेताओं को यह गलतफहमी है कि हमारे देश के मुसलमान आतंकवादियों की सजा माफी चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत का मुसलमान इन नेताओं को गलत साबित करे और हर बार गलत साबित करे। आपको याद होगा, अलग अलग तरह की थ्योरीज हमारे देश में चलने लगती हैं। आपको याद होगा, इससे पहले जब आतंकवादी किसी एनकाउंटर में मारे जाते थे तो कहा जाता था कि ये तो एक स्कूल मास्टर का मासूम बेटा है। कहा जाता था उस आतंकवादी के तो बड़े बड़े सपने थे, वो एक मासूम लड़का था। कोई कहता था वो बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, उसका सपना इंजीनियर बनने का था। कोई कहता था कि किसी पुलिस वाले ने उसका अपमान कर दिया, इसलिए मजबूरी में इंसाफ पाने के लिए उसने बंदूक उठा ली। इस तरह की सारी बातें, इस तरह की सारी कहानियां मीडिया में आपने अक्सर पढ़ी होंगी जब कोई आतंकवादी एनकाउंटर में मारा जाता है। फिर ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि क्या एनकाउंटर में मारना ही आखिरी विकल्प था? क्या उसे बचाया नहीं जा सकता था? क्या पैर पर गोली नहीं मारी जा सकती थी? क्या जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? ये सारी बातें होती थी। लेकिन आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, कश्मीर में
अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो वो हैं वहां के कश्मीरी पंडित, जिन्हें रातों रात उनके घर से निकाल दिया गया, जिनकी खुलेआम सड़कों पर हत्याएं हुई। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी कश्मीरी पंडित ने कभी बंदूक उठाई हो? कोई कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गया हो? किसी कश्मीरी पंडित ने अपना बदला लेने के लिए बाकी लोगों की हत्याएं करनी शुरू की हो? तो फिर ये लोग जब आतंकवादी बनते हैं इस तरह के, और जब ये कहा जाता है कि ये आतंकवादी इसलिए बने क्योंकि ये मासूम बेटा था, ये मासूम युवा था, इसके भी बड़े बड़े सपने थे, इनका अपमान हुआ था, तो ये सारी बातें सिर्फ दुष्प्रचार के लिए कही जाती हैं। अब 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बेंगलुरु के उस डिलीवरी बॉय के बारे में बताएंगे जिसे 15 मिनट देर से खाना पहुंचाने की वजह से हमेशा के लिए अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 15 मिनट की देरी हो गई और एक कस्टमर को 15 मिनट ज्यादा भूखा रहना पड़ गया। यह बड़ी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, या फिर इस 15 मिनट की देरी की वजह से एक डिलीवरी बॉय की हमेशा के लिए नौकरी चली गई, रोजी रोटी चली गई? यह बड़ी बात है। आज आपको इन दोनों में से एक को चुनना होगा। Good evening and welcome to Z News Bulletin.